नमस्कार दोस्तों। बायजूस गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रेप में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 19 सितंबर 2020 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द हिंदू में अखबार में आए हुए प्रमुख समाचारों और एडिटोरियल्स पे, जिसके तहत हम प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों से संबंधित प्रश्न अभ्यासों को भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो हमारी पहली खबर है वो पेज नंबर 6 से ली गई है, मुख्य रूप से एडिटोरियल पेज से ली गई है और इसका जो संदर्भ है वो हमारे कृषि बिलों से है जो अभी हाल में ही सरकार ने संसद में प्रस्तुत किए हैं। कृषि बिलों पे हाल के समय में पिछले कुछ दिनों से काफ़ी विरोध प्रदर्शन की स्थिति देखी जा रही है और यह जो विरोध प्रदर्शन की जो स्थिति है वो इस बिल के प्रावधानों के चलते है। हमने कल की भी एडिटोरियल एनालिसिस में हमने इसको रिकॉर्ड किया था, तो आप कल का एडिटोरियल एनालिसिस भी ज़रूर देखें और इसका जो बेसिक्स है वो आप समझ पाएंगे। इस पिछले वाले एडिटोरियल एनालिसिस के साथ जोड़कर जो है आज के इस एडिटोरियल एनालिसिस को आप देखेंगे तो पूरा जो विवाद है उसको बेहतर ढंग से समझ पाने में आपकी एक बेहतर समझ बनेगी। तो हम चर्चा कर लेते हैं कि इस एडिटोरियल में ऐसे कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं जिसे हम ध्यान में रख सकते हैं। तो देखिए, पृष्ठभूमि तो मैंने आपको बता दी कि किस प्रकार से सरकार द्वारा जो 3 बिल प्रस्तुत किए गए हैं उन तीनों ही बिलों पर काफ़ी विवाद की स्थिति है। जैसे कि किसानों के उत्पाद, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020, दूसरा है मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा विधेयक, किसानों सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता विधेयक 2020 और तीसरा बिल है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। मुख्य रूप से इन तीनों बिलों का संबंध एक तो कृषि मंडियों के बाहर, जो राज्य की कृषि मंडियां होती हैं, उन कृषि मंडियों के बाहर वस्तुओं और कृषि उत्पादों को बेचने से है, जिसके तहत अब किसान इसके लिए स्वतंत्र होंगे कि वे अपने जो उत्पाद हैं वो केवल मंडियों में ही जाके ना बेचें, बल्कि वे मंडियों के बाहर भी बेच सकते हैं, जिनको टेक्निकली एपीएमसी कहा जाता है। ठीक है। दूसरा जो हमारा विधेयक है उसका संबंध संविदा कृषि से है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से है और इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत अब किसान चाहें तो किसी कंपनी से अपने उत्पादों के संदर्भ में, ठीक है, अपने उत्पादों को खरीदे जाने के संदर्भ में समझौता कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ ये। तीसरा जो संशोधन हुआ है उसके माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की जो लिस्ट हुआ करती थी, जिसको एक सीमा से ज़्यादा रखा जाना या एक सीमा से ज़्यादा उसके भंडारण पर जो रोक लगाई जाती थी, उसकी परिधि में से बहुत सारे खाद्यान्न के साथ सब्जी जैसे आलू, प्याज, इसके अलावा तेल आदि को इसकी परिधि से बाहर रख दिया गया है और इनके माध्यम से यह आशा की जा रही है कि जो कृषि बाजार का क्षेत्र है या कृषि विपणन का क्षेत्र है, मार्केटिंग का क्षेत्र है या कृषि बाजार का क्षेत्र है, उसमें अगर इस प्रकार की मुक्त बाजार नीति को लागू किया जाएगा तो इस प्रकार की मुक्त बाजार नीति से लाभ अंततः किसानों को ही होगा। तो सरकार की यह मंशा है कि जो कृषि बाजार क्षेत्र में जो बाधाएं हैं, मुख्य रूप से जो सरकारी बाधाएं हैं, उनको हटा दिया जाए ताकि जो मार्केट है वो एक तरीके से मुक्त बाजार के आधार पर कार्य कर सके और उसमें किसान और जो उपभोक्ता हैं या फिर जो कंपनियां हैं वो आपस में लेन देन कर सकें, जिससे एक एफिशिएंट मार्केट या कुशल बाजार का विकास हो। तो सरकार की ये जो महत्वाकांक्षी जो पहल है, इसका तो मुख्य रूप से किसानों के द्वारा, किसान समूहों के द्वारा, किसान समूहों के साथ जो राज्य हैं उनका भी कई आधारों पर विरोध किया जा रहा है। ठीक है, इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण कल का न्यूज़पेपर में हमने कवर किया था, जिसमें पंजाब के जो शिरोमणि अकाली दल की जो सदस्य हैं, जो कैबिनेट की सदस्य थीं, उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया इसके विरोध में। अब उनका ये कहना है, किसान समूहों का ये आरोप है कि जिस प्रकार से इस प्रकार की जो नीतियां अपनाई जा रही हैं, उन नीतियों के माध्यम से कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में एमएसपी की व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया जाए। एमएसपी की व्यवस्था के माध्यम से
मुख्य रूप से किसानों को उनके उत्पाद के संदर्भ में एक न्यूनतम मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है और जो ये न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाता है वो किसानों के लिए काफ़ी लाभकारी होता है। विशेषकर जो पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं वो एमएसपी व्यवस्था के काफ़ी बड़े लाभार्थी रहे हैं। तो किसान समूहों का ये कहना है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो एमएसपी की जो व्यवस्था है उसे ही समाप्त न कर दिया जाए। ठीक है। इसके अलावा राज्यों का मुख्य रूप से ये आरोप है, राज्यों का ये कहना है कि चूंकि कृषि जो है वो राज्य का विषय है, इसलिए केंद्र द्वारा इस पे अपने अधिनियमों के माध्यम से, अपने कानूनों के माध्यम से नियंत्रण स्थापित करना गैर संवैधानिक परंपरा है और यह जो है सही नहीं है, क्योंकि राज्य और क्योंकि कृषि और कृषि की मंडियां राज्यों का विषय है। यदि कृषि मंडियां यानी एपीएमसी के बाहर अगर व्यापार प्रारंभ हो जाएगा तो इससे राज्यों को जो राजस्व की जो प्राप्ति होती थी वो नहीं होगी और इससे राज्यों को काफ़ी हानि होगी, जो पहले ही जीएसटी अंतराल के चलते घाटे की स्थिति में है। तो राज्यों का ये आरोप है कि केंद्र जो है वो अपने संवैधानिक मान्यता के विपरीत कार्य कर रहा है और इसके लिए जो है उसे अपनी सीमा को ध्यान में रखते हुए कार्य करने की आवश्यकता है। ठीक है। अब इसके तहत जो सरकार का जो मत है, सरकार का मत तो मुख्य रूप से हमने कल भी डिस्कस किया था। सरकार ने मुख्य रूप से कहा है कि जो एमएसपी की जो व्यवस्था है वो जो है वो जारी रहने वाली है और जो दूसरे जो जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, क्योंकि जो एपीएमसी मंडियां हैं वो लगातार कार्य करती रहेंगी और इनको समाप्त किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन जब इस प्रकार के जो आरोप वगैरह लगाए जाते हैं तो इन आरोपों की पृष्ठभूमि में आवश्यक हो जाता है कि कुछ ऐसे उपायों को भी अपनाया जाए जिसके आधार पर जो शंकाएं हैं उन शंकाओं का निवारण किया जा सके। तो इसके तहत कई विद्वानों द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि भारत सरकार को नवीन जो मुक्त व्यापार नीति है या फिर मुक्त बाजार की जो नीति है जो कृषि क्षेत्र में सरकार द्वारा लागू किया जाने वाला है, उसके स्थान पर होना ये चाहिए कि किसानों के कल्याण के उपायों को सुनिश्चित करने के लिए अधिक कार्य किए जाने चाहिए। जैसे कि किसानों को बेहतर सुविधा देने पर कार्य किया जाना चाहिए। इन बेहतर सुविधा के तहत उनको बेहतर सड़क सेवाएं दी जानी चाहिए, बेहतर अवसंरचना सेवाएं दी जानी चाहिए। ठीक है। उनको इनपुट सहायता प्रदान की जानी चाहिए। एक चीज़ ये हो गई। दूसरा क्या है कि अगर आप मंडियों वगैरह को समाप्त भी कर देंगे, ठीक है, जैसे कि बिहार राज्य द्वारा किया गया एपीएमसी एक्ट के तहत, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उससे निवेश सुनिश्चित हो सके और जब तक बेहतर रोड अवसंरचना सुविधाएं नहीं होंगी तब तक जो है हम एक बेहतर निवेश की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। इसके तहत स्वामीनाथन समिति द्वारा यह सुझाव दिया गया था जिसे राष्ट्रीय किसान आयोग नेशनल फार्मर कमीशन कहा जाता है। उसने ये सुझाव दिया था कि किसानों की पहुंच बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। ठीक है। मंडियों तक वर्तमान में देखा ये जाता है कि लगभग 434 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मंडी की उपस्थिति है। राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह अनुशंसा दी थी कि जो मंडियों की जो उपस्थिति है वो कम से कम 80 वर्ग किलोमीटर में होनी चाहिए। यानी मंडी तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक 100 किलोमीटर की रेंज में, या ये कह सकते हैं 80 वर्ग किलोमीटर की जो रेंज है उसमें एक मंडी की उपस्थिति होनी चाहिए और इससे जो है किसानों को लाभ होगा। इसके अलावा अगर हम मार्केट को फ्री करना चाहते हैं, अगर हम मार्केट को मुक्त बनाना चाहते हैं तो किसानों के हितों की भी रक्षा हो सके, इसके लिए हमें संस्थागत तंत्र को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, उसको मजबूत बनाए जाने की ज़रूरत है। जैसे कि राष्ट्रीय
किसान आयोग का ये सुझाव था कि राज्यों के स्तर पर, ठीक है, राज्यों के स्तर पर राज्य किसान आयोगों की स्थापना होनी चाहिए और ये जो राज्य किसान आयोग हैं ये समय समय पर ये सुनिश्चित करें कि उस राज्य में जो किसानों की जो समस्याएं हैं उनका निवारण बेहतर हो सके। इसके अलावा अगर हम मुक्त व्यापार नीति लागू कर रहे हैं तो मुक्त व्यापार नीति को लागू करने के साथ हमें उन लगभग 86% से अधिक, ठीक है, मोर देन 86% जो हमारे लघु और सीमांत किसान हैं उनका भी हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, भारत में जो लगभग आप कह सकते हैं कि लगभग 90% जो किसान हैं वो लघु और सीमांत किसान हैं जिनके पास 5 हेक्टेयर से कम भूमि है। तो ये जो 5 हेक्टेयर से कम भूमि वाले जो किसान हैं, ठीक है, इनके जो हित संरक्षित हो सके इसको सुनिश्चित किए जाने की ज़रूरत है। तभी जो है हम मुक्त कृषि व्यापार नीति को बेहतर सही कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि होगा ये कि अगर किसानों की संख्या जो है बहुत ज़्यादा रहेगी तो अगर कोई मार्केट में या निजी व्यापारी या निजी कंपनी जो है वो व्यापार करने के संदर्भ में आएगी भी तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो लघु और सीमांत किसानों से समझौता ही करे। इसके अलावा अगर किसान छोटे के छोटे ही रह जाएंगे तो बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो किसानों का शोषण कर सकती हैं। तो किसानों के हितों की रक्षा हो सके इसको प्राथमिकता दिए जाने की ज़रूरत है। तभी जो इस प्रकार की जो मुक्त व्यापार नीति के जो मुद्दे हैं उनको बेहतर ढंग से लागू किया जा सकता है। तो आपको करना क्या है, तो आज जो हमने एडिटोरियल डिस्कस किया इसको कल के वीडियो के साथ जोड़ के देखना है। तो आज और कल के दोनों एडिटोरियल को मिला के जो है आप इस पूरे मुद्दे को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। ठीक है, चलिए अब हम अगला एडिटोरियल देख लेते हैं। हमारा जो अगला एडिटोरियल है वो भी पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध मुख्य रूप से भारत जापान संबंधों से है। ठीक है, भारत जापान संबंधों से है और इसमें जापान की स्थिति में, जापान की राजनीतिक स्थिति में एक परिवर्तन देखा गया है जिसमें अभी हाल में ही हुआ क्या कि जो जापान के जो पहले प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, ठीक है, शिंजो एबे, ठीक है, शिंजो एबे, इनके द्वारा स्वास्थ्य के आधारों पर, ठीक है, हेल्थ रीजन के आधार पर जो है इस्तीफा दे दिया गया है। अब इनके स्थान पर एक नए पीएम ने शपथ लेने जा रहे हैं। ठीक है, और ये जो पीएम हैं उनका नाम है योशिहिदे सुगा। क्या नाम है? योशिहिदे सुगा। तो नए जो ये पीएम होने जा रहे हैं योशिहिदे सुगा। अब योशिहिदे सुगा के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये जो शिंजो एबे हैं उनकी ही परंपरा को आगे बढ़ाने वाले व्यक्तियों में से हैं और ये 1996 से लगातार एमपी रहे हैं और 2012 से यह कैबिनेट सेक्रेटरी भी, कैबिनेट सचिव भी रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा इनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं वो मुख्य रूप से शिंजो एबे की परंपरा को ही आगे बढ़ाने वाले हैं। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि केवल पहले के पीएम की परंपरा को ही आगे बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं होगा। वर्तमान में पूरे विश्व के समक्ष जो कोविड-19 की जो पृष्ठभूमि है और जो कोविड-19 से जनित जो समस्याएं हैं उनको भी निवारित किए जाने की ज़रूरत है, जिसके तहत कोविड-19 की समस्या और साथ ही साथ जो अर्थव्यवस्था में जो गिरावट देखी जा रही है, अर्थव्यवस्था या वैश्विक स्थिति में जो तीव्र मंदी जो देखी जा रही है उससे भी निपटने की चुनौती होगी नए आने वाले प्राइम मिनिस्टर के समक्ष। इसके अलावा वर्तमान में वैश्विक चुनौतियां भी हैं जिसका सामना जापान को करना पड़ेगा, जैसे कि नवंबर में अमेरिका में चुनाव हैं तो डोनाल्ड ट्रंप रहेंगे या डोनाल्ड ट्रंप के अलावा के अतिरिक्त कोई दूसरे व्यक्ति आएंगे, ठीक है, वो राष्ट्रपति बनेंगे तो उनके साथ जो है उन्हें ट्यूनिंग बैठानी पड़ेगी। इसके अलावा जो चीन है उसकी लगातार आक्रामकता देखी जा रही है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। ठीक है, इसके अलावा जो है साउथ चाइना सी में उससे भी निपटना उनके लिए एक चुनौती होगा। और जो टोक्यो ओलंपिक्स होने जा रहे हैं जुलाई 2021 में,
उस टोक्यो ओलंपिक्स को भी वो बेहतर ढंग से करा सकें, यह भी उनके लिए एक चुनौती होगी। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से उनकी कुछ आंतरिक बातें हैं, जापान की कुछ आंतरिक चुनौतियां हैं जो हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे प्रश्न उठ जाता है कि जापान के साथ किस तरीके की समीकरण बैठने जा रहे हैं भारत के नए प्रधानमंत्री की पृष्ठभूमि में। तो अगर शिंजो एबे के समय के भारत जापान संबंधों को देखें तो हम ये पाएंगे कि शिंजो एबे के काल में भारत जापान जो संबंध थे वो काफ़ी प्रगति किए थे। ठीक है, काफ़ी प्रगति देखी गई थी शिंजो एबे के काल में। जैसे कि शिंजो एबे के काल में ही भारत की जो जो साझेदारी है जापान के साथ, भारत की साझेदारी जापान के साथ वो रणनीतिक रूप में विकसित हुई। ठीक है, काफ़ी विशेष रूप में, रणनीतिक रूप में विकसित हुई और ये है व्यापक भी हुई। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि साझेदारी जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में विकसित हुई, जिसमें आर्थिक साझेदारी के साथ अलग अलग क्षेत्रों में भी विकास देखा गया। इसके अलावा क्वाड के संदर्भ में भी प्रगति देखी गई, जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये 4 देश जो हैं वो वार्ता बैठकों में भाग लेते हैं। विशेषकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में इनके द्वारा कार्य किया जाता है। इसके अलावा शिंजो एबे के काल में ही भारत और जापान के मध्य एक सिविल न्यूक्लियर डील हुई, असैन्य क्षेत्र में परमाणु समझौता हुआ, जो गैर एनपीटी देश के साथ किया जाने वाला जापान का पहला समझौता था। भारत ने एनपीटी साइन नहीं किए हैं। ठीक है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है, इस पे जो है परमाणु अप्रसार संधि, इस पे जो है भारत ने साइन नहीं किए हैं। इसके बावजूद जो है भारत और जापान के मध्य परमाणु समझौता हुआ और इसको लेकर जो है शिंजो एबे की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके अलावा शिंजो एबे के काल से ही, ठीक है, शिंजो एबे के काल से ही भारत और जापान के मध्य शीर्ष स्तरीय वार्ता का प्रारंभ हुआ, जिसके तहत प्रतिवर्ष जो दोनों देश के जो पीएम्स हैं वो आपस में मिलते हैं और विविध मुद्दों पे बातचीत करते हैं। इसी साल जो भारत और जापान के मध्य जो शीर्ष स्तरीय वार्ता हुई, जो कोविड-19 के चलते टेलीफोनिक वार्ता तक सीमित रही, तो उस टेलीफोनिक वार्ता के तहत भारत और जापान की सेनाओं के मध्य जो है वो लॉजिस्टिक एक्सचेंज एग्रीमेंट, लॉजिस्टिक, ठीक है, समझौता देखा गया। ठीक है, लॉजिस्टिक समझौता देखा गया, इस पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, जिसका नाम है एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट, जो भारत और जापान के मध्य रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। ठीक है, अब यह जो भारत और जापान के मध्य जो रणनीतिक सहयोग बढ़ रहा है, ठीक है, रणनीतिक जो भागीदारी है वो लगातार बढ़ रही है, इसको अगले स्तर तक ले जाया जा सके, इसको जो है आगे बढ़ाया जा सके, यह जो है भारत और जापान दोनों के लिए देखने वाली बात होगी। और जो सुगा जो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं वो किस प्रकार से भारत जापान रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाएंगे, यह भी हमें ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब इसके तहत पहला जो दोनों के मध्य जो सहयोग होने जा रहा है, वो पहला सहयोग होने जा रहा है अगले महीने टोक्यो में क्वाड की एक बैठक। ठीक है, क्वाड की एक बैठक होने जा रही है विदेश मंत्रियों की, और यह जो क्वाड की जो बैठक होने जा रही है, इससे ही ये सुनिश्चित होगा कि सुगा के काल में भारत जापान जो संबंध हैं वो कहाँ पे जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ बातें हुई। अब इसमें जो है एक चीज़ और है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, और वो है शिंजो एबे की एक प्रसिद्ध टर्म जिसका नाम है एबेनॉमिक्स। ठीक है, क्या कहते हैं उसे कहा जाता है एबेनॉमिक्स। इसका मतलब हो गया कि शिंजो एबे द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियाँ। ठीक है, अब जो शिंजो एबे द्वारा जो अपनाई गई जो आर्थिक नीतियां हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध रही हैं, और इनका संबंध थ्री एरो नीति से भी है। 3 एरो पॉलिसी इसे भी कहा जाता है। ठीक है, 3 एरो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी या 3 तीर वाली
आर्थिक रणनीति। तो एबोनॉमिक्स क्या होता है और तीन तीर वाली आर्थिक रणनीति क्या है, इसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, तो एबेनॉमिक्स से मुख्य तात्पर्य जापान का विकास करना है, विशेष रूप से जापान को आर्थिक शक्ति के रूप में उभारना है। ठीक है, उल्लेखनीय क्या है कि जापान एक विकसित देश तो है, लेकिन जापान की जो जनांकिकी है, जापान की जो जनसंख्या है वो तेजी से बूढ़ी हो रही है, जिसमें 60 प्लस जो लोग हैं उनकी उपस्थिति ज़्यादा है। अब अगर 60 साल से अधिक आयु के व्यक्ति होंगे तो उनके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की मांग कम ही की जाएगी। इसके चलते जापान की अर्थव्यवस्था में देखा क्या जा रहा है कि विकसित अर्थव्यवस्था होने के बावजूद जो है जापान में जो वस्तुओं और सेवाओं की मांग है, या फिर इसको टेक्निकली कहा जाता है मुद्रास्फीति, जिसके माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है, वो मुद्रास्फीति बेहद कम होती जा रही है, जिसके चलते मुद्रास्फीति के बजाय, ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं में जो है डिफ्लेशन देखा जा रहा है। ठीक है, जो डिफ्लेशन देखा जा रहा है, जो वस्तु और सेवाओं की मांग कम देखी जा रही है, इसी को बेहतर करने के लिए, इसी को आगे बढ़ाने के लिए शिंजो एबे द्वारा एक नवीन रणनीति का विकास किया गया, जिसे कहा जाता है एबेनॉमिक्स। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका ये लक्ष्य है कि 2020 तक जापान की जो अर्थव्यवस्था है उसको 600 ट्रिलियन येन का बनाया जाए। 600 ट्रिलियन येन, येन क्या है? तो जापान की मुद्रा है। तो 600 ट्रिलियन येन का जीडीपी बनाया जा सके, इसके लिए जो है एबेनॉमिक्स के तहत बहुत सारी रणनीति अपनाई जाती है, जैसे कि मांग को बढ़ाना। जब तक मांग नहीं बढ़ेगी तब तक वस्तु और सेवाओं का उत्पादन नहीं होगा। मांग बढ़ाने के लिए ज़रूरत यह है कि उपभोग को बढ़ाए, लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदें, ठीक है, उसका उपभोग करें, इसको बढ़ावा देना। ठीक है, इसके तहत जो है उत्पादन बढ़ाने, उत्पादन को बढ़ावा देना, इस पे बल दिया गया। और साथ ही साथ जो आय स्तर है या फिर इनकम है उसको भी बढ़ाने की कोशिश की गई है। और ये जितना भी विकास होगा वो सततता के सिद्धांत पर होगा, सतत विकास के आधार पर होगा, ताकि जो संसाधन हैं उनकी भी रक्षा की जा सके। ठीक है, तो मुख्य रूप से एबेनॉमिक्स क्या है? तो यह मुख्य रूप से एक ऐसी सतत विकास की रणनीति है जिसमें 2020 तक जापान को मांग, उत्पादन, उपभोग और आय स्तर को उच्च करते हुए 600 ट्रिलियन येन की अर्थव्यवस्था बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अब इसके तहत शिंजो एबे ने जो है लगभग 3 तीरों की एक नीति अपनाई है, जिसको कहा जाता है 3 एरो स्ट्रेटेजी। ठीक है, 3 तीर वाली नीति। अब ये 3 एरो कौन कौन से हैं? तो पहला एरो है मजबूत अर्थव्यवस्था, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। ठीक है, मजबूत अर्थव्यवस्था, इस पे बल है। जब तक अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी तब तक कोई भी राज्य जो है सशक्त नहीं होगा। इसके अलावा सपोर्ट फॉर फैमिलीज विद चिल्ड्रेन, ठीक है, यानी परिवार और बच्चों को सहयोग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जापान में है क्या, कि जापान में जो है वृद्धों की संख्या कम है, और साथ ही साथ जो जापानी लोग हैं वो अधिक बच्चे पैदा करने के इच्छुक नहीं हैं, जिससे जापान की जो जन्म दर है, ठीक है, वो लगातार गिर रही है। तो जब तक जापान के परिवारों को, ठीक है, जापान के बच्चों को सहयोग नहीं दिया जाएगा, उनको जो है और बच्चे पैदा करने के लिए प्रेरित नहीं किया जाएगा, तब तक जापान जो है अपना जो वृद्धता का टैग है उससे बाहर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो एक ओर तो आपको अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, वहीं दूसरी ओर जो परिवार और जो बच्चे हैं वो भी आगे बढ़ सकें, उनको भी प्रेरणा मिले, इसके लिए भी इसमें कार्य किए जाने वाले हैं। इसके अलावा चूंकि जापान में 65 वर्ष से अधिक व्यक्तियों की संख्या काफ़ी अधिक है, इसी के चलते उनको पेंशन मिल सके, ठीक है, उनको जो है जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो मिल सके। ठीक है, इसके लिए जो सामाजिक सुरक्षा के जो आयाम हैं उनको भी जो है विस्तारित किया गया है, उनको भी इसमें लक्षित किया गया है। यानी मजबूत अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, परिवार और बच्चों को सहयोग होना चाहिए, और सामाजिक सुरक्षा, ये 3 एरो की इकोनॉमी का पार्ट है। ठीक है, जिसमें जो जापान का केंद्रीय बैंक है वो भी जो है काफ़ी
काफ़ी सस्ती, आप कह सकते हैं सस्ती मौद्रिक नीति अपनाता है, जिसमें सस्ती दरों पर ऋण देना शामिल है। दूसरी तरफ राजकोषीय नीति के तहत भी मांग बढ़ाने के लिए खर्च बढ़ाने पर बल दिया जाता है, ताकि लोगों के हाथ में पैसा आए जिससे वो मांग करें। और साथ ही साथ जो जापान में जो जनसंख्या में जो कमी आ रही है, उस जनसंख्या में कमी को बढ़ावा देने के साथ ही जो जापान की जो अर्थव्यवस्था है, उसमें भी दुनिया की अलग अलग कंपनियों का विश्वास बन सके, इसके लिए भी रणनीति अपनाई जाती है। ठीक है, तो इसके चलते यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जापान में जो लगातार वस्तु और सेवाओं की मांग में कमी आ रही है, उस कमी को से निपटा जाएगा और इससे जो है जापान की अर्थव्यवस्था जो है वो आगे बढ़ सकेगी, जिससे जापान का विकास होगा। ठीक है, तो यह जो रणनीति है, यह रणनीति भारत के संदर्भ में भी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत को जापान द्वारा लगातार सहयोग किया जाता रहा है, विशेषकर अवसंरचना के क्षेत्र में। ठीक है, इसके अलावा 2000 से लेकर 2020 की अवधि में भारत में जो कुल एफडीआई अंतर प्रवाह हुआ है, भारत में जो कुल एफडीआई आया है, उसका लगभग 8% जो एफडीआई है वो जापान द्वारा ही लाया गया है। ठीक है, तो इस संदर्भ में आपको समझने की ज़रूरत है जापान के बारे में। ठीक है, चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 1 से लिया गया है और यह जो आर्टिकल है वह संबंधित है दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले से। ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट का एक फैसला आया है और यह फैसला है शिक्षा के अधिकार अधिनियम से, राइट टू एजुकेशन एक्ट से ये फैसला संबंधित है। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम देख लेते हैं क्या इसमें कहा गया है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने, ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी निजी और सरकारी स्कूलों को, सारे निजी और सरकारी स्कूलों को यह आदेश दिया है कि उनके स्कूल में राइट टू एजुकेशन एक्ट, आरटीई एक्ट 2009 के प्रावधानों के तहत जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, और वो जो बच्चे अगर विशेष रूप से, ठीक है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से आते हैं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस क्लास से आते हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के से आ रहे हैं, तो अगर स्कूलों के द्वारा डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है, तो डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिए जाने की स्थिति में उनके लिए फ्री, ठीक है, उनके लिए फ्री कंप्यूटर, ठीक है, या फिर लैपटॉप और इससे संबंधित जो प्रावधान है उसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों स्कूलों से कहा है कि आप जो है जो ऑनलाइन शिक्षा संबंधी जो गैजेट्स हैं, ठीक है, इंटरनेट हो गया, इंटरनेट सुविधा हो गई, कंप्यूटर हो गया, वो जो है इंटरनेट पैकेज के साथ गरीब बच्चों को उपलब्ध कराएं, जिससे जो डिजिटल डिवाइड की स्थिति देखी जा रही है या फिर आय के स्तर पर जो अमीरों और गरीबों में डिजिटल एजुकेशन को लेकर जो एक अंतराल देखा जा रहा है, इसको दूर किया जा सके। ठीक है, तो जो आरटीई एक्ट है वो 2009 में प्रस्तावित किया गया था और इसके माध्यम से जो सीटें हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल में हो, ठीक है, निजी स्कूल में हो, विशेषकर निजी स्कूलों में लगभग 25% जो सीटें हैं वो ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए, ठीक है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए निर्धारित की गई हैं। अब ये जो पिछड़े वर्ग से आने वाले जो बच्चे हैं, जब से कोविड-19 का काल आया है, तब से कोविड-19 के काल में इन बच्चों के लिए डिजिटल एजुकेशन तक पहुंच एक बड़ी चुनौती हो गई है। ठीक है, अब डिजिटल एजुकेशन तक पहुंच बढ़ सके, इसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की गई और इसमें हाई कोर्ट से अपील की गई कि वो ये निर्देश दे कि अगर कोई स्कूल, निजी स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, अगर कोई स्कूल डिजिटल माध्यम से शिक्षा दे रहा है तो इसके लिए आवश्यक है कि वो इससे संबंधित जो उपकरण हैं, ठीक है, लैपटॉप, कंप्यूटर और इंटरनेट प्रोवाइड करने वाले जो गैजेट्स हैं वो भी उनको उपलब्ध कराए। इसी के लिए जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने अब दिल्ली के स्कूलों को निर्देश दिया है कि वो इस संदर्भ में कार्य करें, ताकि जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से आने वाले जो बच्चे हैं वो किसी प्रकार से अपने आप को हीन भावना से ग्रस्त फील ना करें
और साथ ही साथ जो हम वर्तमान समय में जो हम डिजिटल क्षेत्र में जो डिजिटल अंतराल देख रहे हैं, ठीक है, जो डिजिटल भेदभाव देख रहे हैं और एक प्रकार से यह डिजिटल रंग भेद के समान देखा जा रहा है, इसको जो है दूर किया जा सके। तो इसके लिए जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकारों से कहा है कि अगर प्राइवेट स्कूल जो हैं इस तरीके का प्रोवाइड कराते हैं, इस तरीके के उपकरण प्रोवाइड कराते हैं, तो उनको जो है सरकार की तरफ से सहायता दी जानी चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमारा एक पक्ष हो गया जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने यह निर्देश दिया है। ठीक है, अगर हम शिक्षा के अधिकार अधिनियम के बारे में बात करें तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम अनुच्छेद 21(a) के तहत एक मूल अधिकार है और इसको शामिल किया गया 2 दिसंबर 2002 में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से। अब ये जो है शिक्षा का अधिकार वो एक साकार रूप ले सके, इसके लिए क्या गया कि 2009 में एक अधिनियम बनाया गया। ठीक है, 2009 में एक अधिनियम बनाया गया, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2009। अब इसका उद्देश्य क्या था? तो प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सार्वभौमिकता को बढ़ावा देना, 100% एनरोलमेंट रेट हो सके, सबके सब बच्चे स्कूल जा सकें, इसके लिए इसको बढ़ावा दिया गया, जिसके तहत 6 से 14 साल तक की आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में अंगीकृत किया गया। ठीक है, इसके तहत धारा 1(c) के तहत जो प्राइवेट स्कूल्स थे वहाँ पे अनिवार्य रूप से 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए EWS क्लास के लिए 25% सीटों को आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया, ताकि शिक्षा में जो समावेशिता है उसको बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में कोविड-19 के दौर में क्या देखा जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं जो डिजिटल शिक्षा के समक्ष विद्यमान हैं, जिसको दूर किए जाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि जब हम डिजिटल शिक्षा में सुरक्षा की बात करते हैं, ठीक है, सेफ एजुकेशन की बात करते हैं, तो उसमें कौन कौन बातें शामिल हैं। ठीक है, तो इसमें पहली चीज़ तो ये है कि जो बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा से जुड़ सकें, इसके लिए कोशिश करने की ज़रूरत है। जो बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम ले रहे हैं वो अधिक समय स्कूलों में तो बता सकते हैं, लेकिन स्क्रीन के संदर्भ में वो अधिक समय ना बिताएं, इसके लिए कोशिश किए जाने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके अलावा ऑनलाइन जो है बच्चों का शोषण ना हो, ऑनलाइन जो है बच्चों को धमकाया ना जाए, इसके लिए भी प्रावधान किए जाने की ज़रूरत है, जिसके लिए साइबर सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाना अत्यंत ज़रूरी है। ठीक है, इसके लिए बच्चों में एक सोच का विकास होना चाहिए। ठीक है, और डिजिटल क्षेत्र में हम समावेशिता को बढ़ावा दे सकें, इसको भी अपनाए जाने की ज़रूरत है। ठीक है, ये सारी की सारी बातें ध्यान में रखी जानी चाहिए डिजिटल शिक्षा की चुनौतियों के रूप में। ठीक है, अगर हम डिजिटल शिक्षा की चुनौतियों के रूप में बात करें तो भारत में डिजिटल शिक्षा के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जो बच्चों के घर है वहाँ पे बच्चों को पढ़ने के लिए एक अलग से स्थान उपलब्ध कराया जा सके, ये काफ़ी कठिन कार्य है। क्यों? क्योंकि 2011 की जनगणना बताती है कि ऐसे घर जहाँ 3 से अधिक सदस्य रहते हैं वहाँ पे 71% घर ऐसे हैं जहाँ पे 2 या उससे भी कम कमरे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर बच्चों को पढ़ने के लिए अलग जगह चाहिए तो उनको प्राप्त कराना काफ़ी मुश्किल काम हो जाएगा। इसके अलावा जो समय समय पर जो रिपोर्ट्स हैं जैसे कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण आदि, वो ये बताती हैं कि इंटरनेट जो है वो सभी तक अभी नहीं पहुंच पाया है, जिसमें केवल 82% शहरी और 15% ग्रामीण परिवारों के पास ही इंटरनेट की सुविधा है। यह जो इंटरनेट पहुंच रहा है उसकी गति भी बेहद धीमी है, जिससे जो डिजिटल क्लासेस चलती हैं जो मुख्य रूप से डिजिटल रूप में वीडियो कॉल के रूप में चलती हैं, उसको बेहतर ढंग से सुचालित कर पाना एक काफ़ी कठिन कार्य होगा। इसके अलावा डिजिटल शिक्षा के संदर्भ में एक मानक नीति का भी अभाव है।
तो डिजिटल शिक्षा कैसी देनी चाहिए, उसमें क्या अवसंरचनात्मक ढांचा होना चाहिए, अध्ययन सामग्री कैसी होनी चाहिए, उसमें सहभागिता कैसी होनी चाहिए और सभी भाषाओं में उसको किया जाना चाहिए कि नहीं, इसके लिए कोई भी नीति अभी तक नहीं बनाई गई है। ठीक है। इसमें सामाजिक सामंजस्यता का भी अभाव देखा गया है, जिसमें सभी प्रकार के लिंग वाले, वर्ग वाले, जाति वाले और समुदाय के लोग जो हैं वो पूर्ण रूप से अभी भागीदारी नहीं कर पाए हैं। ठीक है। दूसरी तरफ अगर शिक्षा देने वालों के बारे में बात करें, शिक्षकों के बारे में बात करें, तो ऑनलाइन शिक्षा वो कैसे दें, इसको लेकर भी अभी वो प्रशिक्षित नहीं है पूर्ण रूप से। ठीक। इसके अलावा अब जबकि लॉकडाउन को समाप्त किया जा रहा है और बच्चों को अगर एजुकेशन डिजिटली दी जाएगी, तो अगर माँ बाप जो हैं अपने काम पर चले जाएंगे, तब बच्चे अगर घर में अकेले रह जाएंगे तो इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी जो है वो एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। ठीक है। तो यही कारण है कि इन सारी चुनौतियों को दूर करने के लिए कुछ उपायों को किए जाने की जरूरत है। जैसे कि भारत द्वारा पूरे देश में जो डिजिटल डिजिटल भारत है उसकी संकल्पना को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को बिछाया जा रहा है, जिसे वर्तमान में भारत नेटवर्क कहा जाता है। इसका उद्देश्य है देश की जो सभी 2.5 लाख पंचायतें हैं उनको ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाए, ताकि ग्राम पंचायतों में या गांव में न्यूनतम 100 Mbps की स्पीड पर जो है इंटरनेट आ सके। इससे ई गवर्नेंस, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, ई कॉमर्स और ई स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जा सकेगा। इसके अलावा राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क के माध्यम से देश के जितने बड़े बड़े जो शिक्षा संस्थान हैं, अनुसंधान प्रयोगशालाएं हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनको भी इंटरनेट से आपस में जोड़ा जा रहा है, ताकि वहाँ पे जो शोध हो रहे हैं, वहाँ पे जो रिसर्च हो रहे हैं, उसमें सहयोग मिल सके, जिससे एक वैज्ञानिक डेटा बनाया जा सके। ठीक। इसके अलावा सरकारों द्वारा वित्तीय सहायता में वृद्धि करने के प्रयास किए गए हैं, जिसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत शिक्षा में किया जाने वाला जो खर्च है उसको जीडीपी के 6% तक किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। इसके साथ इंटरनेट के संदर्भ में अभिभावकों और शिक्षकों को प्रशिक्षण देने, इंटरनेट की पहुंच तक वृद्धि करने और विशेष रूप से जो कम आय वर्ग वाले समूह हैं उनको सामान्य और निःशक्त दोनों प्रकार के छात्रों के लिए डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। और इसमें अभी हालिया जिस पे हमने बात करी, दिल्ली हाई कोर्ट का जो फैसला है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब इसके तहत हमें यह भी समझना होगा कि जब हम डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात करते हैं तो हम इसको एक रोचक अंदाज में रख सकें सामने। इसमें हम एनिमेशन, गेमिफिकेशन, ऑडियो विजुअल का व्यापक प्रयोग कर सकें, इसको भी किए जाने की ज़रूरत है। और आगे चलकर जब फेस टू फेस एजुकेशन शुरू हो तब इन सभी उपायों को शिक्षा के साथ जोड़ने की ज़रूरत है, ताकि जो शिक्षा है वो व्यापक रूप से बेहतर की जा सके और बच्चों को इसमें जोड़ा जा सके। ठीक है। तो डिजिटल एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है जो अभी समाप्त होने नहीं जा रहा है और इसके लिए काफ़ी कुछ बेहतर किए जाने की ज़रूरत है। ठीक। चलिए अब अगली खबर देख लेते हैं। अगली जो हमारी खबर है वो संबंधित है आंतरिक सुरक्षा से, इंटरनल सिक्योरिटी से। अब इसके तहत कहा क्या जा रहा है, तो इसके तहत अभी हाल में ही जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, उन्होंने ये कहा है कि भारत सरकार जल्द ही एक साइबर ठीक है भारत सरकार जल्द ही एक साइबर सुरक्षा रणनीति 2020 को जो है लागू करने जा रही है। इसको जो है लाया जाने वाला है भविष्य में, ताकि जो वर्तमान कोविड-19 के समय में जो डिजिटल एजुकेशन का या डिजिटल क्षेत्र का जो विकास हुआ है और इसकी पृष्ठभूमि में जो विविध साइबर हमले आदि देखे जा रहे हैं, इनको बेहतर ढंग से निवारित किया जा सके। हाल के समय में देखा जा रहा है कि भारत में जो साइबर हमले हैं, ठीक है, जो अलग अलग तरीके से या तो आर्थिक संरचनाओं को जो है आर्थिक जो गतिविधियां हैं उनको प्रभावित करने वाले होते हैं, या फिर जो है इसके माध्यम से जो अटैक्स किए जाते हैं, साइबर अटैक्स किए जाते हैं, उस साइबर अटैक्स के माध्यम से भारत की जो प्रमुख अवसंरचनाएं हैं, ठीक है, जैसे कि रेलवे हो गया या बैंकिंग हो गया, या फिर जो है रेलवे बैंकिंग के साथ जो दूसरी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम से संबंधित जो अवसंरचनाएं हैं उनको टारगेट किया जाता है। तो इसके संदर्भ में ही एक राष्ट्रीय सुरक्षा
साइबर सुरक्षा रणनीति को लाए जाने की आवश्यकता है, जिसे जल्द ही लाया जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, आगे के समय में ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं अगले अगले आर्टिकल की, जिसका संबंध है कंट्री ऑफ ओरिजिन से। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि कंट्री ऑफ ओरिजिन होता क्या है। तो अभी हाल में ही भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, इसको इस तरीके से देखते हैं, हाल ही में, ठीक है, अगस्त 21 को, ठीक, अगस्त 21 को भारत सरकार के द्वारा एक नवीन नियमों को जारी किया गया था, जिसका नाम है कारो तार 2020। क्या नाम है? कारो तार 2020। और इसको अगर कहें तो ये है कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूल ऑफ ओरिजिन अंडर ट्रेड एग्रीमेंट, यानी ट्रेड एग्रीमेंट व्यापार समझौतों के तहत, ठीक है, व्यापार समझौतों के तहत, ठीक है, व्यापार समझौतों के तहत ओरिजिन ऑफ कंट्री को ध्यान में रखना। ठीक है, ओरिजिन ऑफ कंट्री को ध्यान में रखना। अब इसके तहत यह जो कारोतार 2020 है, ये 21 सितंबर से लागू होने जा रहा है। ठीक है, और 21 सितंबर यानी सोमवार से लागू हो जाएगा। और इसके तहत अब कोई भी जो आयातक है, कोई भी विदेश से कोई सामान मंगा रहा है, विशेष रूप से अगर वो ऐसे देश के से सामान मंगा रहा है जिसके साथ भारत का एफटीए है, मुक्त व्यापार नीति है, ठीक है, मुक्त व्यापार नीति अगर भारत ने उसके साथ एफटीए साइन किया है, तो इसके लिए उस आयातक को ये सुनिश्चित करना होगा कि जो भी सामान मंगाया जा रहा है उस पे यह लिखा रहे कि वो किस देश में बना है या किस देश से वो आ रहा है। ओरिजिन ऑफ कंट्री का मतलब क्या हुआ कि वो किस देश का सामान है, अब यह लिखना जरूरी हो गया है उन वस्तुओं पर। मुख्य रूप से इसका उद्देश्य चीन से आने वाले सामान पर को जो है प्रभावी ढंग से रोकना या प्रभावी ढंग से उसको प्रबंधित करना है, क्योंकि भारत द्वारा भी हाल में ही आत्मनिर्भर भारत की पहल को बढ़ावा दिया गया है। अब इसके तहत देखा क्या जाता है, तो इसके तहत ये देखा जाता है कि भारत ने आसियान देशों के साथ मुख्य रूप से अब एफटीए कर रखा है। ठीक है, मुक्त व्यापार नीति, ठीक है, एफटीए कर रखी है, जिसके तहत लगभग शून्य दरों पर, ठीक है, लगभग शून्य जो है आयात शुल्क इसमें लगता है आसियान से आने वाले सामान पर। ठीक है, लगभग जीरो जो है वो ड्यूटी लगती है आसियान से आने वाले सामान पर। लेकिन होता क्या है कि आसियान का जो सामान है उसके रास्ते, आसियान के रास्ते चीन का जो बना सामान है वो भी भारत आता है, और इसके माध्यम से इनडायरेक्टली चीन का सामान बिना आयात शुल्क दिए भारत में आ जाता है, जिससे वो काफ़ी सस्ता हो जाता है। तो चीन के सामान को इस तरीके का लाभ ना हो, यही कारण है कि अब वर्तमान में कंट्री ऑफ ओरिजिन यानी आयातकों के लिए उसको बताना जरूरी होगा कि वो किस देश का सामान है। ठीक है, तो भारत में क्या देखा जा रहा है कि भारत ने आसियान के साथ, इसके अलावा जो है जापान और कोरिया आदि देशों के साथ जो है, ठीक है, जापान, कोरिया, आसियान आदि देशों के साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौता किया हुआ है, जिसके तहत लगभग जीरो या फिर बहुत कम रेट्स पर कस्टम ड्यूटी पे आयात शुल्कों पर जो है अधिकांश वस्तुओं का व्यापार होता है दोनों देशों के बीच। इसमें मुख्य रूप से 5 देशों से व्यापार होता है, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर, वियतनाम शामिल हैं। अब इसके तहत भारत को जो है, जो ये एफटीए हैं, इनसे भारत को ज़्यादा घाटा ना हो, विशेष रूप से चीन से आने वाले सामान को जो है लाभ इससे ना मिले, इसी को नियंत्रित करने के लिए कंट्री ऑफ ओरिजिन जो नियम है उनको लागू किया गया है, जिनका नाम है कारोतार 2020। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कंट्री ऑफ ओरिजिन याद रखना है, और भारत ने आसियान आदि देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम किसी भी दो देश के मध्य, ठीक है, दो देशों के मध्य अगर हम आर्थिक जुड़ाव के बारे में बात करें, ठीक है, आर्थिक जुड़ाव या इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे, तो हम पाएंगे कि इसका एक लेवल होता है, इसका एक चरण होता है, और जैसे जैसे हम एक चरण से दूसरे चरण में बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे आर्थिक एकीकरण और जुड़ाव बढ़ता जाता है। जैसे कि सबसे पहला जो चरण होता है उसे कहा जाता है पीटीए, या फिर उसे कहते हैं प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, यानी अधिमानी, ठीक है,
व्यापार समझौता, अधिमानी व्यापार समझौता, जिसमें दो देश कुछ वस्तुओं पे टैरिफ जो है शून्य कर देते हैं। ठीक है, कुछ वस्तुएं हो सकती हैं 100 हो, 200 हो, 300 हो, ऐसे करके, सारी वस्तु नहीं होती है। जब यह 100, 200, 300 वस्तु बल्कि सारी वस्तुओं पर अगर इस तरीके का समझौता लगा दिया जाए तो उसे कहा जाता है मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मुक्त व्यापार समझौते के तहत क्या होता है कि लगभग सारी वस्तुओं के साथ जो है, लगभग सारी वस्तुओं पे जो है लगभग शून्य दर पर जो है व्यापार किया जाता है। यह आर्थिक एकीकरण का दूसरा समझौता, दूसरा चरण होता है। जो तीसरा जो चरण होता है उसे कहा जाता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एग्रीमेंट। ठीक है, यानी समग्र समग्र आर्थिक, ठीक है, सहयोग समझौता, समग्र आर्थिक सहयोग समझौता, जिसके तहत कोशिश ये की जाती है कि केवल वस्तुओं और सेवाओं का ही जो है व्यापार ना हो, साथ ही साथ दोनों देश ये कोशिश करें कि एक दूसरे के देशों में निवेश को भी बढ़ावा मिले। वस्तु सेवाओं के व्यापार के साथ निवेश को भी बढ़ावा देने की इसमें कोशिश की जाती है दोनों देशों के साथ। जैसे कि भारत ने जापान के साथ इस तरीके का समझौता कर रखा है, जिसके चलते भारत में जापान से बहुत बड़ी मात्रा में निवेश आता है और भारत इससे बेनिफिट होता है। ठीक है, इसके बाद के जो चरण हैं वो कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट। ठीक है, कस्टम यूनियन कहेंगे, कॉमन मार्केट मतलब संयुक्त बाजार, संयुक्त बाजार हो जाता है, और फिर उसके बाद हो जाता है आर्थिक बाजार। ठीक है, तो यह जो है अगले चरण है आर्थिक एकीकरण के। ठीक है, पीटीए मैंने आपको बता दिया। जो जो कॉमन मार्केट, जो कस्टम यूनियन होती है, ठीक है, कस्टम यूनियन में जो एफटीए होता है, मुक्त व्यापार जो समझौता होता है, उससे अगले चरण को फॉलो किया जाता है, जिसमें ना केवल वो जो व्यापार बाधाएं हैं, ठीक है, ट्रेड बैरियर्स हैं, उनको समाप्त कर देते हैं। वस्तुओं और सेवाओं का जो व्यापार है वो आपस में लगभग शून्य रेट पे होता है। साथ ही साथ दोनों की जो है, जो बाह्य नीतियां होती हैं, ठीक है, बाह्य आर्थिक जो नीतियां होती हैं वो जो है समान देखी जाती हैं। ठीक है, समान बाह्य आर्थिक नीतियां इसमें देखी जाती हैं कस्टम यूनियन के तहत। ठीक है, जब हम इसमें बाजार बन जाते हैं, कॉमन मार्केट बन जाते हैं, तो दोनों देश जो हैं, जो श्रम की जो भागीदारी होती है या जो पूंजी की जो मोबिलिटी होती है, जो गत्यात्मकता होती है, वो मुक्त रूप में देखी जाती है। यानी पहले जो है वस्तुएं जाती थी, अब व्यक्ति भी जो हैं एक दूसरे के यहाँ जा सकते हैं बिना किसी बाधा के। ठीक है, अब यही जो है आर्थिक संघ के रूप में अगर वो बदल जाए तो आर्थिक संघ में क्या करते हैं, दोनों के दोनों जो देश हैं वो अपनी आर्थिक और राजकोषीय नीति को, आर्थिक और राजकोषीय नीति को एक समान बनाए जाने पे बल देते हैं। ठीक है, और जब आर्थिक और राजकोषीय नीति के साथ सामाजिक और राजनीतिक नीतियां भी जुड़ जाती हैं, तब वो बन जाता है एक राजनीतिक यूनियन। ठीक है, तो भारत में वैश्विक स्तर पे जो यूरोपियन यूनियन है वो एक प्रमुख कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट और इकोनॉमिक यूनियन का उदाहरण है, और यह जो है धीरे धीरे पॉलिटिकल यूनियन की तरफ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध अफगानिस्तान से है। ठीक है, अफगान वार्ता एक चल रही है। अफगान वार्ता जो है वो तालिबान के मध्य और जो अफगान की सरकार है उसके मध्य चल रही है, जिसको कहा जाता है इंट्रा तालिबान अफगान टॉक्स। ठीक है, तो इंट्रा अफगान टॉक्स, IAT इसको कहा जाता है। ठीक, तो ये जो इंट्रा अफगान टॉक्स जो चल रही हैं, इस पे जो है हमने 13 सितंबर 2020 को जो है काफ़ी चर्चा की थी। तो 13 सितंबर 2020 का जो हमारा वीडियो है उसको आप देख सकते हैं, जिसके तहत आप इस पूरे मामले को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है 13 सितंबर के वीडियो को देखने के बाद काफ़ी बेहतर ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। वैभव पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कथनों की पहचान करें। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य स्टार्टअप्स के विचारों और नवाचारों को आगे बढ़ाना और उनका विकास करना है।
इसका प्रमुख केंद्र फोकस नवीन वैक्सीन और मेडिकल उपकरणों का विकास है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों की उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वैभव पहल के संबंध में दोनों जो कथन हैं वो गलत हैं। ठीक है, तो वैभव पहल क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, डी। तो वैभव पहल है क्या, तो अभी हाल में ही वैभव पहल प्रारंभ होने वाली है, जो ऑनलाइन शुरू होगी अक्टूबर 2 से। इसको शुरू किया जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और डीआईडीओ द्वारा। ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा इसको शुरू किया जाएगा। और यह एक ऑनलाइन पहल है। ठीक है, ऑनलाइन पहल है। इसका पूरा नाम है, ठीक है, इसका पूरा नाम है वैश्विक, ठीक है, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन। ठीक है, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन, VAI वैश्विक, BHA भारतीय, ठीक है, V से वैभव वैज्ञानिक। तो वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन वैभव 2 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है, जिसके तहत जो पूरी दुनिया में जो भारतीय वैज्ञानिक फैले हुए हैं, ठीक है, पूरी दुनिया में जो भारतीय वैज्ञानिक अलग अलग अनुसंधान संस्थाओं में काम कर रहे हैं, जो अलग अलग शोधार्थी भारतीय मूल के जो काम कर रहे हैं, उनको जो है इस ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से, ठीक है, एक मंच पे लाया जाएगा और इसके माध्यम से भारत के समक्ष जो उभरती जो समस्याएं हैं, ठीक है, भारत जो वर्तमान में बहुत सारी तकनीकी समस्याओं का जो सामना कर रहा है, उसको निवारित करने के एक जो प्लेटफॉर्म है उसके रूप में काम करेगा, ताकि जो पूरी दुनिया में भारतीय वैज्ञानिक जो फैले हुए हैं, भारतीय मूल के वैज्ञानिक जो फैले हुए हैं, वो वर्तमान में जो तकनीकी उभर रही है, ठीक है, उभरती हुई तकनीक के लिए एक निवारण का उपाय जो है वो भारत के सामने रखा जा सके, ताकि भारत जो है इन तकनीकों का लाभ ले सके। जैसे कि क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है, क्वांटम तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर तकनीक, कम्युनिकेशन संचार तकनीक, फोटोनिक्स, ठीक है, प्रकाशिकी, इसके अलावा कंप्यूटर और डेटा साइंस से तकनीक, ठीक है, एयरोस्पेस तकनीक, इन सारी जो तकनीकें हैं, इन पे पूरी दुनिया में फैले भारतीय वैज्ञानिक इस ऑनलाइन सेमिनार के माध्यम से, ठीक है, जिसको वेबिनार कह सकते हैं, इस ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से जुड़ेंगे और वो जो है इस पे विचार करेंगे, जिसके माध्यम से ये एक बेहतर प्लेटफॉर्म बन सकेगा भारत के लिए नवीन तकनीकों को अपनाने के संदर्भ में। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत दुनिया में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, बांस और रतून पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल बैम्बू एंड रेटेन ऑर्गेनाइजेशन इन बार का मुख्यालय बीजिंग में अवस्थित है। ठीक है, तो भारत दुनिया में बांस का सबसे बड़ा नहीं है, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे बड़ा उत्पादक है हमारा चीन। ठीक है, और ये दूसरा कथन सही है, बांस और पर जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो बीजिंग में अवस्थित है। इसका मतलब क्या हुआ, केवल 2 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो हाल में ये खबर आई है जिसमें जिसमें कहा गया है कि बैम्बू की जो जो तने होते हैं, जो बैम्बू के जो पेड़ होता है, वो जो है प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए जाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। ठीक है, तो पूरी दुनिया में जो है बैम्बू से बने हुए जो उत्पाद हैं उनको खाने में प्रयोग किया जा रहा है, और विशेष रूप से अगर प्रोटीन रिच डाइट की बात करें या प्रोटीन में जो महत्वपूर्ण जो डाइट है उसमें बांस के बने उत्पाद जो हैं काफ़ी फेमस हो रहे हैं और पूरी दुनिया में जो है इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, अब 18 सितंबर यानी कल का जो दिन है उसको विश्व बांस दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इसी विश्व बांस दिवस के रूप में जो है इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर भारत के बारे में हम बात करें तो भारत में जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा क्षेत्र विद्यमान है। ठीक है, हाईएस्ट एरिया है बैम्बू के तहत। ठीक है, भारत में जो है जो जो बैम्बू के तहत जो क्षेत्र है वो सर्वाधिक है, और ये चीन के बाद जो है बैम्बू के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जैव विविध राष्ट्रों में आता है। ठीक है, इसके अलावा भारत में जो
बांस से संबंधित जो पूरा उद्योग है वो लगभग 28,000 करोड़ रुपए का है। लेकिन भारत में अभी जो बांस की जो पूरी जो इंडस्ट्री है वो मुख्य रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्याप्त है और इसको बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है। ठीक, तो ये चीज आपको समझनी है। अगर हम इंटरनेशनल बैम्बू और रैटन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसके जो है 46 मेंबर स्टेट हैं, ठीक है, जिसमें भारत भी शामिल है। इसका मुख्यालय बीजिंग में है। ठीक, और इसमें जो है बांग्लादेश जैसे देश भी शामिल हैं और इसकी जो स्थापना है वो 1995 में, ठीक है, हुई थी। ठीक है, ये चीज आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। नंदन कानन दुनिया के पहले ऐसे चिड़ियाघरों में से है जिसके द्वारा श्वेत बाघ और मेलानिस्टिक टाइगर का प्रजनन कराया गया है। नंदन कानन भारत का एकमात्र ऐसा चिड़ियाघर है जो चिड़ियाघर और एक्वेरियम के वार्षिक वैश्विक संगठन वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम वाजा का संस्थागत सदस्य बना है। तो ये तीनों के तीनों जो कथन हैं वो सही हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, तो अभी हाल में ही नंदन कानन जू में 2 जो भालू हैं उनकी मृत्यु हो गई है, जिसके चलते नंदन कानन चिड़ियाघर चर्चा में आया है। ठीक है, यह जो नंदन कानन चिड़ियाघर है इसमें भारतीय पेंगोलिन का भी संरक्षण और प्रजनन कराया जा सकता है और पूरी दुनिया में ऐसा करने वाला ये एकमात्र चिड़ियाघर है। ठीक है, इसके अलावा भारत में एक ट्रेन भी जो है इसके नाम से चलती है, नंदन कानन एक्सप्रेस, जो पूरी नई दिल्ली के बीच चलती है। ठीक है, अगर हम वाजा के बारे में बात करें तो ये इसका लोगो है। यह जो है इसका मुख्यालय बार्सिलोना स्पेन में है। ठीक है, और दुनिया भर के जूज और एक्वेरियम को ये आपस में जोड़ता है। ठीक है, मेलानिस्टिक टाइगर जो होता है उसका चित्र आप देख रहे हैं। ये मेलानिस्टिक टाइगर यानी इसको ब्लैक टाइगर या काला टाइगर भी कहा जाता है। और ऐसा क्यों कहा जाता है? वो ऐसा इसलिए कहा जाता है कि इसके शरीर पर जो काली पट्टियां होती हैं वो ज़्यादा गहरी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती हैं, जिसके चलते इसका जो रंग है वो काला सा दिखाई देता है। इसीलिए इसको मेलानिस्टिक टाइगर कहते हैं या फिर काला टाइगर भी इसे कहते हैं। बाघ, ठीक है, टाइगर मतलब बाघ। ठीक, इसके अलावा यह पेंगोलिन है। ठीक है, पेंगोलिन जो है भारत में ही पाया जाता है और इसके संरक्षण के लिए नंदन कानन चिड़ियाघर में प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक, अब लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान करें। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति, जाति और महिला उद्यमियों के मध्य उद्यमिता को प्रोत्साहन देना है। इसके तहत सिडबी के माध्यम से वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तो दोनों के दोनों जो कथन हैं वो सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक, अगर हम सिडबी के बारे में बात करें, ठीक है, सिडबी के बारे में हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1990 में की गई थी संसद के अधिनियम द्वारा और मुख्य रूप से भारत में एमएसएमई क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए ये काम करता है, जिसके माध्यम से यह सुविधा उपलब्ध कराता है मुख्य रूप से वित्तीय क्षेत्र में। ठीक है, चलिए अब मेंस के क्वेश्चन देख लेते हैं। कृषि क्षेत्र में किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य प्रदान करने के लिए कृषि बाजार क्षेत्र में मुक्त व्यापार नीति लागू करने के स्थान पर किसानों के सशक्तिकरण पर मुख्य जोर दिया जाना ही कृषि क्षेत्र के विकास की आवश्यक पूर्व शर्त है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में प्रस्तुत किए गए कृषि विधेयकों की पृष्ठभूमि में चर्चा करें। 250 शब्द 15 अंक। भारत में शिक्षा के अधिकार अधिनियम का वास्तविक कार्यान्वयन कोविड-19, ठीक है, की पृष्ठभूमि में भारत में शिक्षा के अधिकार अधिनियम का वास्तविक कार्यान्वयन तभी संभव है जब डिजिटल शिक्षा के समक्ष चुनौतियों को भी ध्यान में रखकर उनके निवारण के प्रयासों को प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। चर्चा करें। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आरटीआई अधिनियम की आप बात करते हैं तो इसको आप वास्तविक रूप से तभी लागू कर सकते हैं जब आप डिजिटल शिक्षा के समक्ष जो चुनौतियां आ रही हैं उसको भी आप दूर कर सकें। तो आरटीआई एक्ट के बारे में लिखेंगे और डिजिटल चुनौतियों को लिख के आप इसके निवारण उपायों को अगर बताएंगे तो आपका उत्तर पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन जो है आप ट्राई कर सकते हैं दोनों एडिटोरियल खबरों को पढ़ने के बाद। ठीक है, चलिए, तो होपफुली आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप में आज के डीएनए में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप पर। धन्यवाद।